हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी एजुकेशन। माय नेम इज संजीव कुमारी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के इंट्रोडक्शन, डिस्कवरीज, रिलेटेड फैक्ट से लेकर एन ओवरव्यू ऑफ सेल तक हमने स्टडी कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्टडी करने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, प्रोकैरियोट्स मीन्स वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव टाइप की होती है। इसमें न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। इसलिए यह भी कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। अब यह देखते हैं कि एनसीईआरटी लाइन क्या कहती है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, यह सब क्या है, मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म्स है। और इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म्स है वह काफी सिंपल होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। यह साइज में छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स की अपेक्षा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बहुत तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वह होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर यूकैरियोटिक सेल्स वैसे सेल्स होते हैं जिनकी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और यह साइज में काफी बड़े होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की स्टडी हम लोग डिटेल में करेंगे। यहाँ पर मैंने बेसिक बता दिया ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। आपके एनसीईआरटी बुक में यह डायग्राम दिया गया है, देखते हैं इस डायग्राम में क्या है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, यह जो है एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यह न्यूक्लियस है, यह गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, यह माइटोकॉन्ड्रिया है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ जो डायग्राम शो किया गया है वह यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन किया गया है अदर ऑर्गेनिजम्स से। जैसे आप देख पा रहे हैं यह क्या है, टिपिकल बैक्टीरिया है जो कि इसकी साइज होती है 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक। यह पीपीएलओ है यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी साइज होती है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। कहीं कहीं इसकी साइज 0.2 माइक्रोमीटर भी होती है, पर एनसीईआरटी ने 0.1 माइक्रोमीटर दिया है। वायरसेस और इसकी साइज है अबाउट 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक। वायरसेस एक्चुअली ना तो नॉन लिविंग है और ना ही लिविंग है, यह लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। वायरसेस जब तक किसी लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है तब तक इनमें लिविंग के कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होते। वायरसेस को आप एक ऐसे भूत की तरह समझ सकते हो, जब तक पैर पर लटका हुआ है तब तक यह कोई रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन जैसे ही कोई भूत पैर से नीचे आकर किसी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वह फिर अपनी एक्टिविटी शो करने लगता है। उसी तरह से यह वायरस है, जब तक यह किसी लिविंग थिंग के बॉडी में एंटर नहीं करता तब तक इसमें लिविंग थिंग के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते, लेकिन जैसे ही यह किसी लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर आ जाता है तो यह रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और अपनी संख्या में वृद्धि करता है और यह विभिन्न प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है They may vary greatly in shape and size। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके शेप एंड साइज में काफी अंतर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है The 4 basic shape of bacteria are। बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप दिए हुए एनसीईआरटी बुक में, जो कि इस तरह से है। बैसिलस शेप होती है, बैसिलस दैट मीन्स रॉड लाइक, यह रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी रॉड कुछ इस तरह की होती है। कोकस स्फेरिकल दैट मीन्स यह इस टाइप की होगी। वाइब्रियो दैट मीन्स कॉमा शेप्ड होती है, यह इसकी शेप कुछ इस प्रकार से होगी, कॉमा शेप्ड है ये। ह्यूमन डिजीज में वाइब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से कॉलरा नामक बीमारी होती है। स्पाइरिलम जो कि स्पाइरल शेप की होती है, इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 4 प्रकार के बेसिक शेप है बैक्टीरिया के। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स exhibit a wide variety of shapes and functions।
हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल की डिफरेंट शेप्स होती है और वो डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन फंडामेंटली उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वह बिल्कुल सेम ही होती है। नेक्स्ट, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सभी प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन है इनर लेयर, उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर को सेल वॉल कहते हैं। यह हर प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड मैट्रिक्स सेल के अंदर भरी हुई है, इसे क्या कहते हैं? इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसका क्या मतलब है? न्यूक्लियस जैसी है पर न्यूक्लियस नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल वह नेकेड होती है। नेकेड क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए in bracket the single chromosome oblique circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the जीनोमिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड में स्मॉल साइज की सर्कुलर डीएनए पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए पाई जाती है और इसमें क्या है कि सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है। अब हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल के बारे में। इसकी जेनेटिक मटेरियल कैसी होती है? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यह क्या है? यह न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मीन्स होती है न्यूक्लियस लाइक। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। ट्रू न्यूक्लियस दैट मीन्स कि उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाए जाते, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है, यानी ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस किस रूप में प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड के रूप में प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस लाइक। यह न्यूक्लियोइड वह रीजन है जहाँ पर ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोट सेल की डीएनए सर्कुलर इन शेप होती है, लेकिन यह काफी लंबी होती है। प्लाज्मिड किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के लिए होना बहुत जरूरी नहीं है। यह किसी भी सेल में प्रेजेंट हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर के रिगार्डिंग एनसीईआरटी ने इस लाइन को लिखा है। देखते हैं वह लाइन क्या है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ऐसी कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर यह भी है कि अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है किसी बैक्टीरिया में, यानी उस पर किसी भी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यह क्या है? प्लाज्मिड है, यानी इस प्लाज्मिड पे एफिजिन प्रेजेंट होते हैं जो सेक्स पाइलाई के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिस बैक्टीरिया में यह प्लाज्मिड प्रेजेंट होंगे उसमें सेक्स पाइलाई प्रेजेंट होगी, यानी यह बैक्टीरिया जो है यह डोनर स्ट्रेन की है। कॉन्जुगेशन के समय यह जेनेटिक मटेरियल को डोनेट करती है, यह डोनर स्ट्रेन है। आगे इस पाइलस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस प्लाज्मिड पर आर जीन भी प्रेजेंट होते हैं विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैरेक्टर। जैसा कि हमने देखा कि सर्टेन बैक्टीरिया में अगर यह प्लाज्मिड प्रेजेंट हो तो उसे क्या करता है? उसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है, यानी उस पर किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि यह प्लाज्मिड डीएनए जो है यह बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए को मॉनिटर करने में काम आता है। अब यह बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसे जान लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फॉरेन डीएनए को किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशंस क्या है, इसे हम क्यों यूज करते हैं? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा डीएनए की क्लोन्स बनाई जाती है, यानी कि डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है जिसे क्लोन कहते हैं। और बहुत सारे ह्यूमन प्रोटीन्स भी बनाए जाते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों में काम आते हैं। जैसे इंसुलिन नामक प्रोटीन बनाई जाती है जो डायबिटीज पेशेंट को रिकवर होने में मदद करते हैं। और इसकी उपयोगिता वहाँ पर भी है जहाँ पर किसी बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, वहाँ पर भी इसे यूज करते हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, दैट मीन्स कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाई जाती है। नेक्स्ट, नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। यानी यूकैरियोट्स में ऐसी कोई भी
सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है जो प्रोकैरियोट्स की तरह हो, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, यानी इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम ही सिर्फ ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, यानी राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम में एक डिफरेंस यह भी है कि यूकैरियोटिक सेल्स की राइबोसोम 80S टाइप की होती है और प्रोकैरियोटिक सेल की राइबोसोम 70S टाइप की होती है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही जानेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ राइबोसोम है, यह प्रोकैरियोटिक सेल की राइबोसोम है, यानी कि यह 70S टाइप की राइबोसोम है। 70S दैट मीन्स की 30S एंड 50S। यहाँ S स्वेटबर्ड कोफिशिएंट यूनिट है। उसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर देखें तो इसकी राइबोसोम होगी 40S एंड 60S। यह यूकैरियोटिक सेल्स की है और यह प्रोकैरियोटिक सेल्स की राइबोसोम है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इसे इंक्लूजन बॉडीज भी कहते हैं। इस इंक्लूजन बॉडीज के ऊपर किसी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कोई कवरिंग नहीं होती है। यह साइटोप्लाज्म में यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रहती है, इस तरह से यह बिखरी पड़ी रहती है। यह इंक्लूजन बॉडी स्टोर करने का काम करती है। यह ग्लाइकोजेन के रूप में फूड भी स्टोर करती है। इंक्लूजन बॉडी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर धसी रहती है, इस तरह से। इसे क्या कहते हैं? मेसोसोम्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन की इस तरह की इनफोल्डिंग्स सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही पाई जाती है। यह प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर एसेंशियल इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी अंदर सेल मेम्ब्रेन फोल्ड बना लेते हैं ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज की जा सके। इसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर बहुत मुड़ी हुई रहती है, जिसके कारण एंजाइम्स के लिए बहुत सारे स्पेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। इसमें क्या पूछे देखते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स particularly the bacterial cells have a chemically complex cell envelope. Most prokaryotic cells especially bacterial cells में chemically complex cell envelope पाए जाते हैं, जिससे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरियल सेल्स की सुरक्षा हो सके। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमेशा इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता है यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो बहुत डेवलप है, तो इसे हानि हो सकती है। इसलिए ये क्या करता है, अपने ऊपर एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाए रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल एनवेलप कहते हैं। नेक्स्ट, द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर दैट इज द आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। आउटरमोस्ट क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबसे आखिरी में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको इस स्ट्रक्चर में समझते हैं। सेल एनवेलप जो है वो टाइटली बाउंड 3 लेयर से बनी हुई है, और वह पहली लेयर कौन सी है? यह पहली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। जैसे मान लो आप यह बैक्टीरियल सेल है, तो सबसे पहली लेयर कौन सी हो गई? ग्लाइकोकैलिक्स। और यह सेकंड लेयर हो गई सेल वॉल, और थर्ड लेयर, और यह थर्ड लेयर यह हो गई सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो आउटर लेयर है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। यह ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स इज फॉलोड बाय सेल वॉल। यह जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है वह क्या है? सेल वॉल है। यह सेल वॉल है। इसे मैंने अलग अलग कलर से इसलिए बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। और इनर वन इज सेल मेम्ब्रेन। सबसे अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो यह बात आ गई समझ में कि आउटर लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, एंड ग्लाइकोकैलिक्स इज फॉलोड बाय सेल वॉल। सेकेंड लेयर कौन सी है? सेल वॉल की है। एंड थर्ड लेयर एंड इनर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। हालांकि इन तीनों लेयर्स के अलग अलग अपने कार्य हैं, लेकिन यह तीनों मिलकर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं। यानी बैक्टीरियल सेल्स के लिए सेल एनवेलप
एक सुरक्षा कवच है जो इसे बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, एनसीईआरटी में ये लाइनें दी हुई हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram-Wise. Those that take up the grain stain are gram-positive and the others that do not are called gram-negative bacteria. इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन को देखकर तो बहुत भारी भरकम सा लग रहा है, पर मैं इसे बहुत इजी वे में बताऊंगी आपको, ताकि बहुत आसानी से आप समझ सकें। इसके लिए मुझे यह डायग्राम मिटानी होगी, इसलिए मैं इसे पहले एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यह न्यूक्लियोइड है, यानी न्यूक्लियोइड मीन्स होती है न्यूक्लियस लाइक। यह वो रीजन है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, इस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यह तीनों लेयर जो है ग्लाइकोकाइलिक, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवेलप की लेयर है। पहली लेयर होती है ग्लाइकोकाइलिक, उसके बाद सेल वॉल, फिर सबसे निचली लेयर सेल मेम्ब्रेन की होती है। और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो यह लिक्विड प्रेजेंट है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यह प्लाज्मिड जो है वह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। बैक्टीरियल सेल के पास यहाँ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत नेसेसरी होते हैं, इसके बिना बैक्टीरियल सेल सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन यह जो प्लाज्मिड है यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसके बिना भी बैक्टीरिया का काम चल सकता है। यह सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। प्लाज्मिड का होना बैक्टीरियल सेल के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर यह है तो अच्छी बात है, कुछ यूनिक कैरेक्टर बैक्टीरियल सेल में यह ऐड करती है। और अगर प्लाज्मिड नहीं भी है तो भी बैक्टीरियल सेल का काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यह आप देख रहे हैं फ्लैजिला है जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यह है पाइलस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हेयर या हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, और इसका प्लूरल होता है पाइलाई। यह है फूड ग्रैन्यूल्स बैक्टीरियल सेल में कोई भी स्टोरेज ऑर्गन नहीं है, इसलिए इसका फूड ग्रैन्यूल्स जो है वह इस तरह से बिखरा पड़ा रहता है, जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया कि ये फूड ग्रैन्यूल्स है। और यह है मीजोजोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया था। यह मीजोजोम्स कैसे बनती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन फोल्डिंग से बनती है। और यह है राइबोसोम जो कि 70S टाइप की होती है। स्मॉलर यूनिट 30S और लार्जर यूनिट 50S होती है। सिंपल वे में ऐड नहीं करना है कि 30 और 50 80 हो गए, ये मैथमेटिक्स वाली कैलकुलेशन नहीं है, ये बायोलॉजी वाली कैलकुलेशन है। इस तरह से यह 30S एंड 50S मिलाकर क्या हो गए? 70S राइबोसोम। ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहाँ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे उसके बारे में हमने जान लिया। और अब मैं इसे रब कर सकती हूँ ताकि मैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। तो अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने वाली हूँ ताकि आपको यह जो चीजें हैं वह स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है, उसके बाद हम लोग इन पॉइंट्स पर आएंगे। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बैक्टीरिया को स्टेन करने की यानी बैक्टीरिया को डाई करने की एक तकनीक है जिसके द्वारा हम बैक्टीरिया को कलर करते हैं यानी डाई करते हैं। इस टेक्निक की खोज क्रिस्टियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस टेक्निक में सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? क्रिस्टल वायलेट, इसे ही ग्राम स्टेन कहते हैं। बैक्टीरिया पर सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट कलर डालते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में इसे आयोडीन में डालते हैं। थर्ड स्टेप में 70% अल्कोहल यानी अल्कोहल डालकर इसे वॉश करते हैं। स्टेप 4 में इस पर सैफ्रोनिन अप्लाई करते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की यह 4 स्टेप है। इसके द्वारा हम पता करते हैं कि कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में किस प्रकार से यह स्टेनिंग टेक्निक अप्लाई होती है। इस तरफ लिख देती हूँ ग्राम पॉजिटिव और इस तरफ लिख देती हूँ ग्राम निगेटिव। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे यह बैक्टीरिया, इसकी यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और यहाँ भी हम लोगों ने एक बैक्टीरिया बना लिया जिसकी यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग क्या जानते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये हमने बना लिया सेल वॉल। यह सेल वॉल है जो कि
पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। यह सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफी मोटी होती है। यह हो गई सेल वॉल। यह हमने देखा कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और यह काफी मोटी होती है। सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, पर यह लेयर काफी पतली होती है, यानी इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है वह थिन लेयर है और इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है वो थिक लेयर है, जैसा कि डायग्राम में आप आसानी से देख पा रहे हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल यानी पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर एक लेयर होती है जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह लेयर लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इस लेयर के ऊपर ऑफ कोर्स ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होगी, है ना, लेकिन उसे हमने नहीं बनाया है। अब हम लोग इस पर क्रिस्टल वायलेट कलर डालेंगे। क्रिस्टल वायलेट, जिसे कि ग्राम स्टेन भी कहते हैं, बैक्टीरिया को डाई करने के लिए हमने क्रिस्टल वायलेट कलर डाल दिया। अब यह कलर डालने पर यह जो सेल वॉल है यानी पेप्टिडोग्लाइकन, यह वायलेट कलर की हो जाएगी। यह पूरी लेयर वायलेट कलर की हो जाएगी और यह वायलेट कलर जो है वह सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच ट्रैप भी हो जाएगी। हम क्या देख पा रहे हैं कि लाइपोप्रोटीन की एक लेयर है। इस लिपिड लेयर के कारण क्रिस्टल वायलेट यहाँ ट्रैप नहीं हो पा रही, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ट्रैप नहीं हो पा रही है, जैसा कि हम इस केस में देख पा रहे हैं कि यहाँ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच क्रिस्टल वायलेट कलर ट्रैप हो जा रही है। अब इस पर आयोडीन डालेंगे। आयोडीन जो कि कलर को लॉक करता है। यह क्या करता है, वायलेट कलर को यह लॉक कर लेगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कलर लॉक हो गए, लेकिन यहाँ पर यह कलर लॉक नहीं हो पाता क्योंकि इस लिपिड लेयर में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जब इसे 70% अल्कोहल में वॉश किया जाता है तो यह कलर यहाँ तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कलर ट्रैप हो गई है, तो यह कलर यहाँ लॉक हो गई है, पर यहाँ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच कलर लॉक नहीं हो पाया क्योंकि लिपिड लेयर जो है यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस पोर्स के द्वारा जब पेप्टिडोग्लाइकन जो क्रिस्टल वायलेट कलर से स्टेन हो गई है वह अल्कोहल से वॉश करते समय यहाँ से रिमूव हो जाती है, क्योंकि इस लिपिड लेयर में पोर्स प्रेजेंट होते हैं और यह जगह जगह से यहाँ से रिमूव हो जाती है। जब इसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तब यह ऑलमोस्ट कलरलेस नजर आती है, क्योंकि कलर यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, जिस कारण ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑलमोस्ट कलरलेस नजर आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से कलर हो जाए वह बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जैसा कि हमने देखा कि इस केस में बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से कलर हो गए तो यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और यहाँ पर हमने देखा ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से यह बैक्टीरिया कलर नहीं हो पाए, इसे क्या कहेंगे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। इसे जब माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो पता नहीं चलेगा क्योंकि यह ऑलमोस्ट कलरलेस है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि इस पर सैफ्रोनिन डालते हैं। इस पर क्या डालेंगे, सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन कलर यह सैफ्रॉन की तरह दिखता है, यानी केसरिया कलर होता है यह। तो जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम लोग देखेंगे तो क्या पाएंगे कि कलर जो कि यहाँ लॉक हो गए हैं तो यह बैक्टीरिया वायलेट कलर की दिखेगी, क्योंकि कलर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच लॉक हो गई है तो यह वायलेट कलर की दिखेगी। और यह जो कि ऑलमोस्ट कलरलेस हो गई थी अल्कोहल से वॉश करने के बाद, तो अब जब इस पर सैफ्रोनिन डालेंगे तो यह कैसी दिखेगी, सैफ्रॉन कलर की यानी केसरिया कलर की दिखेगी। तो जब इसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाएगा तो हम क्या पाएंगे कि यह जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो सैफ्रॉन कलर की है यानी केसरिया रंग की है। तो जो बैक्टीरिया वायलेट कलर की दिख रही है वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से इसे कलर किया जा सका, इसलिए यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से कलर नहीं हो पाए वह बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। यह और बात है कि सैफ्रोनिन से इसकी कलर केसरिया रंग की हो गई, पर वह ग्राम स्टेनिंग टेक्निक नहीं है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक सिर्फ इतनी सी है कि क्रिस्टल वायलेट कलर डाला प्लस आयोडीन डाला और फिर उसके बाद उसे अल्कोहल से वॉश कर दिया। सिर्फ इतनी सी टेक्निक ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है। इससे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो कलर हो जाते हैं, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ऑलमोस्ट कलरलेस रहते हैं, जिसके कारण इसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल होते हैं। ज्यादातर बीमारियां इसी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण ही होती है। जैसा कि फिल्मों में भी आपने देखा हो कि जो निगेटिव रोल करते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, उसी तरह से बैक्टीरिया में भी जो निगेटिव नेचर के हैं
यानी ग्राम नेगेटिव है वह ज्यादा खतरनाक होते हैं, बीमारियां इन्हीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होती है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप। बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। किस आधार पर? सेल इन्वेलप के आधार पर। जैसा कि हमने देखा ग्लाइकोकाइलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेन डिफरेंसेस जिसकी वजह से होती है वह है सेल वॉल। सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है वह लेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफी मोटी होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी पतली होती है। इसी पेप्टिडोग्लाइकन के थिकनेस की वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्लासिफाई किया गया है। आगे देखते हैं। एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। एक तो सेल एनवेलप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दूसरी बात यह है कि स्टेनिंग प्रोसीजर जो कि क्रिस्टियन ग्राम के द्वारा डिस्कवर की गई है, उस तकनीक में यह किस प्रकार से रेस्पॉन्ड करते हैं। डेवलप्ड बाय ग्राम बेस दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव। वह बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में रंग जाते हैं वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एंड अदर्स दे डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और वह बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से नहीं रंगते यानी डाई नहीं हो पाते उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन है ग्लाइकोकाइलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकाइलिक्स जो किसी बैक्टीरियल सेल की आउटर कवरिंग है, इसकी कंपोजिशन एंड थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में वेरी करती है। जैसे यह एक बैक्टीरियल सेल है तो यह हो गई इसकी थिकनेस और इसकी कंपोजिशन वेरी करती है। यह लेयर हो गई ग्लाइकोकाइलिक्स। दिस इज अपर लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल कॉल्ड ग्लाइकोकाइलिक्स। इसकी कंपोजिशन एंड थिकनेस डिफरेंट बैक्टीरियल सेल में वेरी कर सकती है। नेक्स्ट लाइन, इट कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम। किसी बैक्टीरिया में यह ग्लाइकोकाइलिक्स की जो लेयर होती है वह लूज शीथ यानी थिन लेयर होती है, जिसे क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर कहते हैं। व्हाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल। कुछ बैक्टीरियल सेल में यह ग्लाइकोकाइलिक्स की जो लेयर होती है वह थिक एंड टफ होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कैप्सूल कहते हैं। जब यह लेयर लूज शीथ यानी थिन लेयर की हो तब इसे स्लाइम लेयर कहेंगे। यह स्मूथ भी होती है, लेकिन जब यह ग्लाइकोकाइलिक्स की लेयर थिक एंड टफ हो तो इसे कैप्सूल कहेंगे। तो यह हो गई बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल क्या डिटरमाइन करती है? शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। यह सेल वॉल क्या करती है? यह बैक्टीरियल सेल की शेप को डिटरमाइन करती है और उसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि यह जो सेल वॉल है वह थिक लेयर है, जिसके कारण यह किसी भी बैक्टीरियल सेल को एक निश्चित शेप प्रदान करती है और उसे सुदृढ़ता भी प्रदान करती है, ताकि कोई भी बैक्टीरियल सेल बर्स्ट ना हो जाए या फिर कोलैप्स ना हो जाए। जैसे इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह हो गई सेल वॉल। इसी सेल वॉल के कारण किसी भी बैक्टीरियल सेल का शेप निर्धारित होता है और यह सेल वॉल ही है जो सेल को सुदृढ़ता प्रदान करती है, ताकि कोई भी सेल बर्स्ट ना हो जाए या फिर कोलैप्स ना हो जाए। यह सेल वॉल बैक्टीरियल सेल की सेकेंड मोस्ट लेयर है। एंड थर्ड लेयर जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर एंड interacts with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. और यह थर्ड लेयर जो है यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार की नेचर की होती है? यह सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मीन्स कि यह सभी चीजों को अंदर नहीं आने देती। बैक्टीरियल सेल के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं बस उन्हीं को अंदर आने देती है और जो चीजें जरूरी नहीं होती हैं उन्हें अंदर नहीं आने देती है। यह बैक्टीरियल सेल की बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करने में मदद करती है, यानी बाहरी चीजों को अंदर आने देती है और अंदर की जो चीजें हैं उन्हें बाहर जाने देती है। वह स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर है यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। Next line is a special membranous structure
is mesosome, which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell. प्रोकैरियोटिक सेल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे मेसोसोम कहते हैं। और ये सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यह जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसकी एक्सटेंशन से बनी होती है। जगह जगह पर यह इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है इस प्रकार से। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसे मेसोसोम कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। ये जो मेसोसोम की एक्सटेंशंस है, यह वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स या लैमेली के फॉर्म में हो सकती है। जैसे इस प्रकार से अगर यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यह क्या है, यह मेसोसोम है, तो यह जो फोल्डिंग है इसे लैमेली कहते हैं। और यह वेसिकल्स के रूप में भी हो सकती है या फिर इस तरह से ट्यूब्यूल्स के रूप में भी हो सकती है। तो हमने क्या देखा कि यह जो मेसोसोम है वह या तो लैमेली के रूप में हो सकती है, या फिर वेसिकल्स के रूप में हो सकती है, या फिर ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। यह मेसोसोम की फंक्शन है कि यह किस काम में मदद करती है, यह सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह सेकेंड लेयर है जिसे सेल वॉल कहते हैं, यह सेल वॉल की फॉर्मेशन में मदद करती है। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मींस डीएनए की कॉपी बनाना। डीएनए अपने ही जैसी दूसरी कॉपी तैयार कर ले तो इसे क्या कहते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए की रेप्लिकेशन किस प्रकार से होती है, डीएनए रेप्लिकेशन के समय मेसोसोम के ऊपर क्रोमोसोम आकर अटैच हो जाते हैं। जैसे इस तरह से इस पर क्रोमोसोम आकर अटैच हो जाते हैं। और जब डीएनए की कॉपी बनती है, यानी कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो यह मेसोसोम भी रेप्लिकेट हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। और जब डॉटर सेल्स बनते हैं तो इस तरह से एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है, जिसकी अपनी मेसोसोम होती है। इस तरह से दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, इस तरह से दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो रही है, और इस पर से क्रोमोसोम भी अटैच है। तो वन पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी है और अपना मेसोसोम भी है। तो इस तरह से एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। तो हमने क्या देखा कि मेसोसोम डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर रही है और डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट है, दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सेक्रेशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। यह जो मेसोसोम है, यह सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स के अलावा रेस्पिरेशन और सेक्रेशन में भी मदद करती है। इसके लिए इसके ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से अलग अलग फंक्शंस के लिए इस पर अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग कार्यों को करने में हेल्प करते हैं। मेसोसोम की जो फोल्डिंग होती है वह सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम उस पर अटैच हो सके। यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। हम क्या जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अगर एब्सेंट है तो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए मेसोसोम पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यह माइटोकॉन्ड्रिया है और उसके ऊपर और उसमें इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। यह क्रिस्टी भी एक तरह की इनफोल्डिंग्स है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाती है। उसी तरह से मेसोसोम में भी इनफोल्डिंग्स है जो सरफेस एरिया को बढ़ाती है, और यह भी सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करती है, और इसके लिए इस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि मेसोसोम किसके एनालोगस ऑर्गन है, तो मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के एनालोगस ऑर्गन है। एनालोगस ऑर्गन वह होती है जो फंक्शन तो सेम परफॉर्म करती है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। स्ट्रक्चरली यह ऑर्गन डिफरेंट है, पर फंक्शन यह एक ही परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यह सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। सेक्रेशन की प्रोसेस के लिए भी इसमें सेक्रेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेक्रेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores, which contains pigment. कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर धसी रहती है और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स भरे होते हैं। यह साइनोबैक्टीरिया जो है, इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसके कारण इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। यह स्ट्रक्चर है क्रोमैटोफोर्स। यह साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरियल सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल में मूवमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ मोटाइल, अगर मूवमेंट है तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर बैक्टीरिया मूवमेंट करती है तो उसके सेल वॉल से एक फिलामेंटस एक्सटेंशंस निकली होती है, वह इस प्रकार से होती है, इसे फ्लैजिला कहते हैं। यह फ्लैजिला मूवमेंट में मदद करती है। फ्लैजिला की मूवमेंट स्नैक लाइक होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरिया सो अरेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया में फ्लैजिला की नंबर और अरेंजमेंट विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे मान लो यह एक बैक्टीरिया है और इसमें इस तरह से एक फ्लैजिला निकली हुई है, तो इसे मोनोट्राइकस कहते हैं। और इस तरह की एग्जाम्पल हो गई वाइब्रियो कोलेरी, जिससे कोलेरा नामक बीमारी होती है, तो यह हो गई मोनोट्राइकस। अगर कोई बैक्टीरिया है और उसके दोनों तरफ इस तरह से फ्लैजिला निकली हो तो उसे क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है अल्कालिजेंस फेकालिस। अगर कोई बैक्टीरिया इस प्रकार की है और इसमें से बहुत सारे फ्लैजिला निकले हों तो उसे क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस। और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम। बहुत सारे फ्लैजिलम एक पॉइंट से निकले होंगे या फिर इसके दूसरे एंड से भी बहुत सारे इस तरह से फ्लैजिलम निकले होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, लोफोट्राइकस कहते हैं। मान लो यह कोई बैक्टीरिया है और उसमें ढेर सारे फ्लैजिलम, बहुत सारे फ्लैजिलम बॉडी के हर तरफ से निकली हो तो उसे क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बैक्टीरियल फ्लैजिलम 3 पार्ट्स के बने होते हैं। जैसे यह एक फ्लैजिलम है, फिलामेंट जो कि सबसे लंबी होती है, यह फिलामेंट है। हुक जिससे कि यह अटैच होता है, हुक इस तरह की रचना होती है जिससे यह अटैच होता है। यह बेसल बॉडी है। फ्लैजिला के बेस पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे बेसल बॉडी कहते हैं। यह है बेसल बॉडी और यह है हुक। फ्लैजिला की हुक इसे बेसल बॉडी से अटैच होने में मदद करती है। हुक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो अटैचमेंट में मदद करती है, तो फ्लैजिला की हुक भी बेसल बॉडी से इसे अटैच होने में मदद करती है। मेन स्ट्रक्चर जो है यह फिलामेंट है। The filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह फिलामेंट जो है, यह फिलामेंट है और यह लॉन्गेस्ट पोर्शन है और यह सेल सरफेस से बाहर तक निकली रहती है। यह फिलामेंट फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिसाइड्स फ्लैजिला, पाइलाई एंड फाइम्ब्री आर ऑल्सो surface structures of the bacteria but do not play a role in motility. फ्लैजिला के अलावे बैक्टीरिया में कुछ और भी सरफेस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, पाइलाई एंड फाइम्ब्री कहते हैं, बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी, पर यह मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द पाइलाई आर elongated tubular structures मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। पाइलाई जो होते हैं वह इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बॉडी सरफेस से निकली होती है। ये इस तरह की प्रोजेक्शंस होती है। सिंगुलर फॉर्म को पाइलस कहते हैं एंड प्लूरल फॉर्म को पाइलाई कहते हैं। तो यह हो गए पाइलाई
यह एक प्रकार के स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है जिसे पाइलिन कहते हैं। इस प्रोटीन का क्या नाम है? इस प्रोटीन का नाम है पाइलिन। यह स्पेशल प्रोटीन जो है इसे पाइलिन कहते हैं। इस पाइलाई का रोल क्या है? यह कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। जैसे इस प्रकार से यह एक बैक्टीरिया है, यह इसकी प्लाज्मिड है और यहाँ पर इसकी सर्कुलर डीएनए है। तो यह पाइलाई क्या करेगी? दूसरी बैक्टीरिया से इसे इस तरह से यह प्रोजेक्शन निकल जाएगी और यह दूसरी बैक्टीरिया से इसे अटैच होने में मदद करती है और इसी के द्वारा जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर होते हैं। जैसे इस तरह से सर्कुलर डीएनए यहाँ पर आ गए और इस तरह से प्लाज्मिड भी ट्रांसफर हो गए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यह जो पाइलाई है यह क्या है? यह पाइलाई है और यह क्या कर रही है? कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रही है, यानी जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने में मदद कर रही है। यही है पाइलाई का काम। जनरली प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते, लेकिन इस प्रकार की कॉन्जुगेशन देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द फाइमरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। फाइमरी इस प्रकार से ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बॉडी सरफेस पर इस तरह से उग आती है, इसे फाइमरी कहते हैं। यह प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है? इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। यह फाइमरी जो है यह ब्रिसल्स लाइक फाइबर्स है जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को किसी रॉक से अटैच होने में मदद करती है या फिर होस्ट के टिश्यू से इसे अटैच होने में मदद करती है। इस फाइमरी की संख्या बहुत ज्यादा होती है ताकि यह किसी होस्ट बॉडी से या किसी रॉक से बैक्टीरियल सेल को अटैच होने में मदद कर सके। ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वह बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, लेकिन इनकी जो अटैचमेंट होती है वह बहुत ज्यादा मजबूत होती है इसी फाइमरी की वजह से। अगर यह फाइमरी मजबूती के साथ होस्ट बॉडी को नहीं पकड़े रहेंगे तो इसे आसानी से वॉश आउट किया जा सकता है, इसे बैक्टीरियल सेल को अटैच करके रखता है। इसके साथ ही प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी समाप्त हो गई। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।